यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस सेगमेंट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से बने रहिएगा। ये मेटलर्जी का पार्ट है जहाँ पर हमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। व्हाट इज़ रोस्टिंग, व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर, व्हाट इज़ गैंग, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बहुत क्लियर कट बच्चों आपको समझाऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बच्चों हम ये देखें मिनरल्स किसे कहते हैं। बच्चों जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी है, अगर आप देखें तो पृथ्वी की जो पट्टी होती है, जो लेयर होती है, इसमें बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे उनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर मिनरल्स, तो हम ये कह सकते हैं द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। वो नेचुरल मटेरियल्स, चाहे वो मिट्टी हो चाहे कोई चीज़ हो, जिसमें मेटल्स पाए जाते हो या उसके कंपाउंड्स पाए जाते हो, उसे हम मिनरल्स कहेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों ओर्स किसे कहते हैं। देखो बच्चों मिनरल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक मिनरल ये है मान लो रेड वाला, एक मिनरल ग्रीन वाला, एक मिनरल ये ब्लू वाला। ये तीनों मिनरल है, ये तीन मिनरल है। हमें तीनों से मेटल निकालना है, पहले वाले से भी, दूसरे वाले से भी, तीसरे वाले से भी। लेकिन इस वाले से जब हम मेटल्स निकालते हैं, इस वाले से जब हम मेटल्स निकालते हैं तो बहुत आसानी से निकालते हैं और कम खर्चे में निकालते हैं। बहुत आसानी से और कम खर्चे में निकालते हैं। तो इस वाले मिनरल को हम ओर बोलेंगे। ठीक है, तो दैट मिनरल, मैंने क्या लिखा है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी इजीली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड एज ओर्स। कि वो मिनरल्स जिससे हम मेटल को आसानी से और कम खर्चे में निकाल सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ओर कहते हैं। फिर से समझिए, ये तीन मिनरल हैं, एक ये ब्लू वाला, एक ये ग्रीन वाला, एक ये रेड वाला। इसको निकालने में ज़्यादा कठिनाई होती है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इस वाले मिनरल से मेटल निकालने में भी ज़्यादा कठिनाई और ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। लेकिन इस वाले मिनरल से, इस वाले ओर से, इस वाले मिनरल से मेटल निकालने में कम खर्चा आता है। तो मिनरल तो तीनों हैं, लेकिन चूंकि इससे निकालने में आसानी से निकलता है और कम खर्चा आता है, इसलिए हम इस वाले मिनरल को केवल ओर कह सकते हैं। तो एवरी ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर्स मिनरल होते हैं, बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर। हम केवल लाल वाले मिनरल को ही ओर क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसी मिनरल से आसानी से और कम खर्चे में हम मेटल को निकाल सकते हैं। तो तभी मैंने बच्चों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाया, देयर फॉर एवरी ओर्स आर मिनरल। सारे ओर्स मिनरल होते हैं, but every mineral is not an ore, but every mineral is not an ore, is not, but every minerals is not an ore। तो सारे बच्चों हम कह सकते हैं कि जो मिनरल ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन हर मिनरल जो है वो ओर नहीं होता। but all the minerals are not an ore, are not ores, है ना। but all minerals आर नॉट ओर्स, है ना। हम केवल उसी मिनरल को ओर कह सकते हैं जिससे कि हम मेटल को कम खर्चे में और इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये आपकी मिनरल की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, और ये ओर की डेफिनेशन। बच्चों इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है कि भाई हम मेटलर्जी किसे कहते हैं, है ना। मान लीजिए कोई ओर है, ओर किसे कहते हैं भाई, वो मिनरल जिससे हम मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं। अब भाई हमें ओर से मेटल निकालना है। अब ओर से मेटल को निकालने के लिए जितने स्टेप चाहिए होते हैं और बाद में उसकी रिफाइनिंग चाहिए होती है, इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो सीधी सी डेफिनेशन है बच्चों, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। ओर से मेटल को निकालने के लिए जितने स्टेप की आपको जरूरत होती है, और लास्ट में रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग इसे अपन क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो कितने स्टेप्स की आवश्यकता होती है, कभी कभी पूछते हैं भाई हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटलर्जी, यानी ओर से अगर आपको मेटल को निकालना है तो कितने स्टेप की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों पहला स्टेप कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का दूसरा नाम होता है ड्रेसिंग ऑफ ओर। कभी कभी हम इसे एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। तो पहले स्टेप का नाम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। जनरली हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। दूसरा कौन सा है आपका, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी अगर ओर का आपका कंसंट्रेशन हो चुका है तो आप उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कीजिए।
तीसरा स्टेप क्या कहलाता है? कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, कि जो आपने मेटल ऑक्साइड बनाया है उसको मेटल में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब तक आप ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करोगे जब तक हम उसे मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चौथा स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो कितने स्टेप होते हैं बच्चों? अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, तो आप बोलोगे 4 स्टेप। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, तीसरा कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, चौथा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इनके क्या मतलब होते हैं, इनमें क्या क्या पढ़ना है, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों हमारी जो पहली प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ने के पहले बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए कि गैंग क्या होता है। गैंग बच्चों, जब ओर को हम ज़मीन से या मिट्टी से निकालते हैं तो इस ओर के अंदर बहुत सारी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। मिट्टी लगी होती है, पत्थर के कण लगे होते हैं, कुछ रेत लगी होती है, देखा ना, सैंड, रॉकी एंड अर्थी पार्टिकल्स। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो पत्थर के रूप में या सैंड के रूप में जो ओर में प्रेजेंट होती है, जो अनवांटेड होती है, जो हमें नहीं चाहिए, है ना, जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एन ओर इज कॉल्ड एज गैंग। तो कोई अगर आपसे पूछे भाई गैंग क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी एंड अर्थी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन ओर इज कॉल्ड एज गैंग। यानी कचड़ा, ओर के अंदर जो कचड़ा प्रेजेंट है उसे हम गैंग कहेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ ये था बच्चों कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है। भाई ओर को हमने ज़मीन से निकाला, ज़मीन से निकालने के बाद उसके अंदर जो गैंग मिला था, गैंग मतलब जो अर्थी पार्टिकल्स, जो रॉकी पार्टिकल, जितनी भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ थी उसको हम हटाते हैं। कई सारी प्रोसेस होती हैं। तो इम्प्योर ओर से गैंग को या अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को हटाकर प्योर ओर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कभी कभी हम ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं या एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं। तो सीधी सी बात, जमीन से जो हम ओर निकालेंगे वो इम्प्योर होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको हम बोलते हैं गैंग। तो इम्प्योर ओर से गैंग को अलग कर दें, तब जो ओर मिलेगा हमें, उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर ओर। तो वो प्रोसेस जिसमें इम्प्योर ओर से प्योर ओर को बनाया जाता है, उसके गैंग को हटा के उसे हम बोलते हैं बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बच्चों ये सेकेंड स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला तो हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। ज़मीन में से जब हम कचड़े वाले ओर को बाहर निकालते हैं तो वो कचड़े को हम क्या बोलते हैं? गैंग। उस गैंग को हम अलग कर देते हैं, तब जो हमें शुद्ध ओर मिलता है, जो प्योर ओर मिलता है, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमारा अगला स्टेप क्या था बच्चों? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी कचड़ा वगैरह हटाने के बाद जो हमें ओर मिला है, हम उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी प्रोसेस है? 2 प्रोसेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन और दूसरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। अब दिक्कत इस बात की है कि कहाँ पर हमें कैल्सिनेशन यूज़ करना है और कहाँ पर हमें रोस्टिंग यूज़ करना है। भाई कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में हम 2 प्रोसेस से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैल्सिनेशन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओर को मेटल ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, जिंक कार्बोनेट को। जिंक सल्फाइड को भी हमने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन किस ओर के लिए कौन सी प्रोसेस अपनानी है वो कैसे पता चलेगा? कितनी प्रोसेस होती है? 2। कौन कौन सी? पहली कैल्सिनेशन, दूसरी रोस्टिंग। अब समझिएगा, अगर कोई ऐसा ओर हो, जैसे ये जो ओर है बच्चों, इस ओर का नाम है कैलामाइन ओर। आप ध्यान से देखिए, इस ओर का नाम क्या है? कैलामाइन ओर। इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? इसका कॉमन नेम होता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम कैलामाइन ओर कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या इस ओर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है? बिल्कुल तिवारी सर, इस ओर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर कोई और ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है, तो हमें उसमें ऑक्सीजन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बिना ऑक्सीजन के ही हीट करेंगे। तो जिंक कार्बोनेट में ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल है तिवारी सर। इसलिए हम इसको जो गर्म करते हैं, हीट करते हैं, वो करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन की कमी में, इसको ऑक्सीजन नहीं होती है, इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, ये देता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। एक O निकल गया तो CO2 बचा और CO2 निकल जाती है, गैस निकल जाती है। तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस इन विच ओर, कौन सा ओर? कंसंट्रेटेड ओर। ये जो ओर है
ये कौन सा ओर होगा? कंसंट्रेटेड ओर, क्योंकि कंसंट्रेशन हो चुका है। तो द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। देखिए तिवारी सर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस क्यों हो गई? क्योंकि भाई पहले से ही ओर में ऑक्सीजन है। जब ओर में पहले से ही ऑक्सीजन है तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन रखने की जरूरत नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। हमने जब इस ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया तो चूंकि पहले से ही इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसलिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। देखिए याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जिस ओर के अंदर ऑक्सीजन होगी, ओ को काट दीजिए आप, ओ को काटोगे तो क्या बनेगा? सी। इसका मतलब वहां पर हम कैल्सिनेशन लेंगे। फिर से देखिए, अगर ऑक्सीजन होगी तो ओ लिख दिया, काट दिया तो सी बनेगा। यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी ओर के अंदर, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैल्सिनेशन लेंगे। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज कैल्सिनेशन, तो द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर, ये दोनों एक साथ हैं, कंसंट्रेटेड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। एयर भी नहीं है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है। टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। ज्यादातर बच्चों जो हम कैल्सिनेशन करते हैं वो कार्बोनेट ओर का करते हैं। कौन से ओर का? कार्बोनेट ओर का। देखिए जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट ओर का नाम क्या होता है? कैलामाइन। कैलामाइन ओर बोलते हैं। कहते क्या है? जिंक कार्बोनेट। चूंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करके हमने इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, रोस्टिंग। अब मान लीजिए, देखिए दोनों प्रोसेस ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की है। एक जिसमें ऑक्सीजन पहले से ही है उसको कन्वर्ट करते हैं तो कैल्सिनेशन कहते हैं। रोस्टिंग क्या होती है? अगर मान लीजिए बच्चों हमारा जो ओर है, ये देखिए ओर है, इस ओर का नाम है जिंक ब्लेंड ओर। इस ओर को बच्चों हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड ओर। और इस ओर का यदि हम कॉमन नेम लिखेंगे बच्चों इस ओर का, तो इस ओर को हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड, ZnS। आप मुझे बताइए क्या इस ओर में ऑक्सीजन है? बताइए आप मुझे। ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दिया तो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या इस ओर में ऑक्सीजन है? नहीं है। इसलिए बच्चों हम इस ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ मैंने O2 लिख दिया। O2 की प्रेजेंस में हीट, ये हीटिंग का निशान है डेल्टा। O2 मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको गर्म करेंगे। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो जिंक सल्फाइड की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड और SO2 निकलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। कब? अगर कोई ऐसा ओर हमारे पास है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो हम उस ओर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के उसको ऑक्साइड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जो ओर आते हैं बच्चों वो सल्फाइड ओर होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड। तो रोस्टिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? द प्रोसेस इन विच द ओर, कौन सा ओर? वही वाला ओर जिसका कंसंट्रेशन हो चुका है, तो क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड ओर। सो द प्रोसेस इन विच the concentrated ore is strongly heated in the presence of air or oxygen। ऊपर वाले में एब्सेंस थी क्योंकि ओर में पहले से ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे इन दी प्रेजेंस है क्योंकि ओर में ऑक्सीजन नहीं है। तो द प्रोसेस इन विच ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। ज़्यादातर रोस्टिंग किसकी होती है? सल्फाइड ओर की होती है। तो हमने क्या किया बच्चों? 2 प्रोसेस थी। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कंसंट्रेटेड ओर की मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की कितनी प्रोसेस है, तो आप बोलोगे 2 हैं तिवारी सर। एक है कैल्सिनेशन, दूसरी है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कब यूज होती है? जब ओर में पहले से ही ऑक्सीजन हो, तो हम उसे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म करके उसको मेटल ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? रोस्टिंग। अगर मान लीजिए तिवारी सर ओर में ऑक्सीजन नहीं है, तब हम इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करके इसका ऑक्साइड बनाएंगे, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। तो 2 प्रोसेस होती है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। नोट कर लीजिए बच्चों, पॉज करिए, नोट करिए। बच्चों अगला स्टेप है, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके। दिस इज थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप भी बच्चों इंपॉर्टेंट स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। क्योंकि बच्चों ओर को अगर हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको मेटल में कन्वर्ट होना बड़ा आसान हो जाता है। यही कारण है कि हम ओर को क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ये कौन सी प्रोसेस से होता है? जिस प्रोसेस से हम करते हैं बच्चों उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन। अब ये रिडक्शन 2 टाइप का होता है कि भाई जो आपका मेटल ऑक्साइड है
वो कैसा है, लेस रिएक्टिव मेटल का मेटल ऑक्साइड है क्या? अगर लेस रिएक्टिव मेटल का मेटल ऑक्साइड है तो उसके रिडक्शन के लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो मेटल ऑक्साइड मोर रिएक्टिव मेटल का है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का मेटल ऑक्साइड है, तो उसके रिडक्शन के लिए हम एल्यूमिनियम लेते हैं। तो ये दो बातें नोट करिएगा कि इफ द रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड इज डन, देन कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन किस एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट if the reduction of more reactive metal oxides is done into metal, then we use aluminium metal। ये भी कौन सा एजेंट कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन सा एजेंट कहलाता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड के लिए कार्बन का यूज करेंगे, कार्बन से रिडक्शन करेंगे, और इसका एल्यूमिनियम से रिडक्शन करेंगे। अब आप पूछेंगे कि तिवारी सर ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं बच्चों जो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है? जिंक ऑक्साइड से जिंक की ऑक्सीजन को अलग कर दे रहा है। देखिए कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में ले आ रहा है और ये जिंक मेटल फ्री कर दे रहा है। ये ऑक्सीजन गैस के CO गैस के रूप में निकल जाती है। ठीक है? अच्छा, तो जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसके रिडक्शन के लिए हम कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? दूसरा आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड जो ऑक्साइड है ये मोर रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है, इसलिए इसको रिडक्शन करने के लिए, इसको ऑक्सीजन हटाने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से ज़्यादा होती है। ठीक? तो ये दो चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि अगर लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है तो कार्बन से हम उसका रिडक्शन करेंगे, और अगर मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम से उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन क्या होता है? मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना। चलिए ऑक्सीजन को हटा दिया, अब यहाँ जिंक मेटल मिला, यहाँ आयरन मेटल मिला। तो बच्चों ये जो हमें मेटल मिलता है ये मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होता। ये मेटल किस फॉर्म में होता है? इम्प्योर फॉर्म में होता है। यहाँ भी जो आपको आयरन मेटल मिला है ये भी किस फॉर्म में होगा? इम्प्योर फॉर्म में होगा। तो हमारा जो आखिरी स्टेप होगा बच्चों वो होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कि ये जो आपको शुद्ध जो मेटल मिला है इसको आप शुद्ध कैसे करोगे। सो दिस वी विल सी इन अवर नेक्स्ट स्टेप। बच्चों दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ मेटलर्जी। ये मेटलर्जी का बच्चों आखिरी हिस्सा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये काफ़ी कलर्ड पेन का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया आपको समझाने के लिए, जिसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मतलब हमने कंसंट्रेशन कर लिया, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया था दो प्रोसेस से, कैल्सिनेशन से रोस्टिंग से। ऑक्सीजन था तो कैल्सिनेशन था, ऑक्सीजन नहीं था तो रोस्टिंग था। फिर मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लिया था रिडक्शन से। ये लास्ट स्टेप है बच्चों जिसमें हमें इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। वो प्रोसेस बच्चों जिसमें हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। और इसको जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देख के आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी यहाँ पे कॉपर मेटल है जो इम्प्योर है और हम इम्प्योर कॉपर मेटल को प्योर कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस सेल से कर रहे हैं बच्चों उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो सेल है, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तिवारी सर इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, जिसकी मदद से हम इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन को हम इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि हम कॉपर सल्फेट को तोड़ रहे हैं, कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटल का टुकड़ा जिसको हम सेल के अंदर डुबो दें, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो दो मेटल के टुकड़े लिए, एक मेटल का टुकड़ा बड़ा है, एक ज़्यादा चौड़ा है, एक मेटल का टुकड़ा छोटा चौड़ा है। जो मेटल इम्प्योर होता है, इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इम्प्योर वाले मेटल को हम एनोड बनाते हैं और प्योर वाले मेटल को हम कैथोड बनाते हैं। ये प्योर मेटल है, थोड़ा सा प्योर ले लेते हैं कॉपर, बाकी का पूरा तो था तो वो इम्प्योर है। अब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं। जब हम करंट पास करते हैं बच्चों, तब जो प्रोसेस होती है आपको याद होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
ये टूटता है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है तो जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर जो कॉपर है उसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकलती है, कचड़ा निकलता है। वो कचड़ा निकल के नीचे बैठता जाता है। देखिए इम्प्योरिटीज, कचड़ा निकल के नीचे बैठता जाता है, नीचे बैठता जाता है। और जो प्योर कॉपर होता है वो कॉपर आयन के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता है। ये कैथोड हो गया, है ना। ये जो कॉपर है ना, जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, वो धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है, धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। फिर से सुनिए, हमने करंट पास किया, एनोड इम्प्योर कॉपर का है, कैथोड प्योर कॉपर का है। कचड़ा जो था वो निकल के कैथोड के एनोड के नीचे इकट्ठा होता जाता है, कचड़ा, इम्प्योरिटीज जो कॉपर में थी। और जो प्योर कॉपर था वो एनोड से निकल के कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि कैथोड निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। मेटल आयन जो है पॉजिटिव होते हैं, तो ये मेटल आयन यहाँ से निकलते हैं और निकल के निगेटिव वाला जो चार्ज है इस पर इकट्ठा होते जाते हैं। इम्प्योरिटी, कचड़ा नीचे आ जाता है। तो ये जो कचड़ा है बच्चों, जब कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो प्योर कॉपर तो चला जाता है कैथोड पे, लेकिन जो कचड़ा है, जो इम्प्योरिटीज है, वो एनोड के, ये जो एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसके नीचे इकट्ठा हो जाता है। वो जो कचड़ा है जो एनोड के नीचे इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं एनोड मड। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनोड मड, कि भाई आप एनोड मड से क्या समझते हो, तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर where it is carried out in by the process of electrolysis in electrolytic cell, then the pure copper is deposited at cathode while the impurities is settled down below anode in the form of anode mud. impurities को अलग कर लेते हैं, इस वाली रॉड को निकाल लेते हैं और इससे हम प्योर कॉपर को अलग कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो हम भरते हैं बच्चों, वो एसिडिफाइड कॉपर सॉल्यूशन भरते हैं, है ना। ये देखिए मैंने लिखा भी है आपको कि इम्प्योर कॉपर, देखिए लिखा है इम्प्योर कॉपर नहीं, इम्प्योरिटीज, इम्प्योर कॉपर नहीं, सही कर लेना, इट इज नॉट इम्प्योर कॉपर, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। प्योर कॉपर तो यहाँ आ गया, इस पे आ गया, इस पे जो कॉपर आ रहा है वो प्योर कॉपर आ रहा है कैथोड पे। इम्प्योरिटीज कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन, है ना, एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिलो एनोड, है ना। एट द इम्प्योरिटीज कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। यहाँ एक चीज नोट कर लीजिएगा, बिलो एनोड, बिलो एनोड, है ना। देखिए फिर से बताऊं, इम्प्योरिटीज कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बिलो एनोड, एनोडी के नीचे, है ना। देखिए जो इम्प्योर था किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड, इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। तो जिस फॉर्म जो इम्प्योरिटीज है वो एनोड के नीचे कलेक्ट कर ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। बच्चों ये जो एनोड मड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें चाहिए तो था कॉपर, लेकिन इस एनोड मड में देखिए कितने इंपॉर्टेंट मेटल पाए जाते हैं, गोल्ड भी पाया जाता है, सिल्वर भी पाया जाता है। तो गोल्ड मेटल और सिल्वर मेटल आर रिकवर्ड फ्रॉम एनोड मड। कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, कॉपर का को हम अलग कर रहे हैं, तो जो इम्प्योरिटीज होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलेंगे एनोड मड कहते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि विच मेटल्स आर रिकवर्ड फ्रॉम एनोड मड, तो हम बोलते हैं गोल्ड मेटल एंड सिल्वर मेटल। कितनी अजीब चीज़ है कि हम बना रहे हैं कॉपर, लेकिन जो अशुद्धियाँ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उससे हम कौन कौन सी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, सोने को रिकवर कर सकते हैं, चांदी को रिकवर कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये आपका लास्ट स्टेप था मेटलर्जी का। एक बार फिर से चलिए मिलकर रिवीजन करते हैं, मेटलर्जी के कितने स्टेप्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। पहला स्टेप चलिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा स्टेप कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड इनटू मेटल ऑक्साइड। कौन से दो चीज़ें पढ़ाया मैंने आपको, नंबर 1 कैल्सिनेशन, नंबर 2 रोस्टिंग। फिर हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, रिडक्शन। फिर हम निकल कर आए रिफाइनिंग। द कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल इज डन बाय रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में सबसे महत्वपूर्ण मेटल का मैंने एग्जांपल लिया कॉपर की रिफाइनिंग। कॉपर की रिफाइनिंग में मैंने आपको एनोड बताया, एनोड मड बताया, इलेक्ट्रोलिसिस बताया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बताया। ठीक है, तो बच्चों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको पढ़िएगा। हमारा इस यूनिट में आखिरी जो टॉपिक बचता है दैट इज कोरोजन, दैट वी विल स्टडी इन अवर लास्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।